राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। न्यू ब्लॉग में स्वागत है आपका अ, मेरे वीडियोस देखने के लिए और उन्हें लाइक करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिसको भी लाइव ज्वाइन होना हो तो मैं दोपहर में 1 से 2 के बीच में आती हूँ डेली। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। बुरे लोग और बुरे समय आपसे बहुत दूर रहें। मेरे हस्बैंड ने एक उस पर बोला है कि क्योंकि तू गलत है इसीलिए थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई, ये वर्ड है उनके। तो देखिए, मेरी शादी कोई अभी की नहीं है। मेरी की शादी को 18 साल हो चुके हैं। मेरी शादी को 18 साल हो चुके हैं। 18 साल में मुझे हर तरीके से प्रताड़ित किया गया। तो जैसे बच्चा हुआ तो उसको भी दूध नहीं देते थे, तब मैं पुलिस कंप्लेंट नहीं की थी। तब गांव में पंचायत चलती है, प्रधान आते हैं, समझाते हैं, वो हमारे यहाँ हुआ। उसके बाद जब प्रधान से काम नहीं चला तो रविशंकर के दोस्त हैं कुछ, दिनेश, सुरेश, प्रकाश, धर्मपाल, ये लोग आते थे समझाने के लिए। जब ये भी समझा समझा के हर बार मौका मांग मांग के थक गए, रविशंकर की आदतें नहीं सुधरी। फिर रविशंकर ने पहले 2 बार जब मुझे निकाला घर से तो मैंने कुछ नहीं बोला, पर जब तीसरी बार मुझे निकाला तो मैं यूनिट चली गई कंप्लेन करने के लिए। 2017 में मैंने पुलिस कंप्लेन नहीं की थी, मैंने यूनिट में रविशंकर की कंप्लेन की थी, एप्लीकेशन दिए थे और गई भी थी कई बार। मतलब दिल्ली गई हूँ, कई जगह मैं गई हूँ, हवा वगैरह मैं गई हूँ। आज मैं खुल के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रविशंकर ने ये कमेंट किया। तो मैंने पुलिस कंप्लेन कभी नहीं की, कभी भी नहीं। इन 18 सालों में मैंने कभी भी पुलिस कंप्लेन की ही नहीं। बट अगस्त में रविशंकर ने बच्चे को जान से मारने की कोशिश की, तब मैंने फर्स्ट टाइम पुलिस कंप्लेन की। अगस्त में मेरी फर्स्ट पुलिस कंप्लेन अगस्त 2023 में हुई, जब रविशंकर ने बच्चे को जान से मारने की कोशिश की। मतलब इतने दिन से रविशंकर मुझे टॉर्चर कर रहे थे तो मैं कुछ नहीं बोल रही थी, बट बच्चे के ऊपर कोई भी बात आती है तो एक माँ नहीं बर्दाश्त कर पाती है। तो मैंने भी पुलिस कंप्लेन की, वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। सुलहनामा साइन कराया गया रविशंकर से और रविशंकर को छोड़ दिया गया। तो मैंने भी बोला चलो ठीक है, शायद बात पुलिस की वार्निंग के बाद, थाने में वार्निंग के बाद रविशंकर सुधर जाएंगे। उस टाइम पे रविशंकर ने मुझे बहुत मारा था, पर मुझे अपनी चोटों से ज़्यादा अपने बच्चे की चोट की तकलीफ़ और दर्द थी। मेरे बच्चे का काफ़ी ट्रीटमेंट भी चला, मेरे बच्चे को डिप्रेशन के अटैक आने लगे। अगस्त 2023 की ही बात है ये। मेरे पास डॉक्यूमेंट भी हैं, वो डॉक्यूमेंट रविशंकर ने जलाने की कोशिश भी की थी। कैसे कैसे मैंने बचाए हैं मैं ही जानती हूँ। एक तो रविशंकर शराबी हैं, फिर दूसरा अय्यास है, मतलब इनको लड़कियों का बहुत शौक है। शराब और लड़कियाँ, इन्हें 2 चीज़ बहुत चाहिए होती हैं। और इनके दोस्त भी ज़्यादातर रविशंकर के सेम ही कंडीशन में हैं, जो सिविल के हैं। उसके बाद दिसंबर में, फिर अगस्त में ही मेरे पास ट्रीटमेंट के पैसे नहीं थे, मैंने मेंटेनेंस के लिए लेटर दे दिया था। अगस्त में लेटर दिया था ये चीज़, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर अगस्त में मेरे मेंटेनेंस के लेटर देने के बाद, मेंटेनेंस के लिए बोलने के बाद जो है रविशंकर को बहुत गुस्सा आया। नवंबर दिसंबर में रविशंकर फिर आए छुट्टी अपनी यूनिट से, और मैं अपने फादर के यहाँ थी। रविशंकर ने मेरे पास 2 बार अटैक किया, मतलब रैबली में 1 बार अटैक किया है, लखनऊ में 2 बार अटैक किया। तब मुझे मजबूरन पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ी। ये 3 बार तो दिसंबर में ही हो गया, 3-4 बार दिसंबर में ही हो गया। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ। 9 तारीख को रविशंकर को अरेस्ट किया गया, 9 दिसंबर को रविशंकर को थाने में रखा गया। 9 तारीख को और 10 तारीख 2 दिन रविशंकर, मतलब 9 तारीख की रात में रविशंकर ने जब मुझे चाकू से अटैक किया था मेरे ऊपर, चाकू से और ईंटे से अटैक किया था मेरे ऊपर 9 दिसंबर 2023 को, तब रविशंकर को रात में पुलिस पकड़ ले गई थी लखनऊ के घर से, बंथरा थाना। रात भर अभी वहाँ रहे। मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी था वो दिलाया गया। मेरा मेडिकल चेकअप हुआ 10 तारीख को, 10 दिसंबर को।
मैंने कहा कि ठीक है, आप मेरे को एफआईआर की कॉपी दे दो। तो पुलिस वालों ने बोला आप 11 तारीख को आना, हम आपको एफआईआर की कॉपी दे देंगे। 9 तारीख को भी मैं थाने गई थी रात में, 10 तारीख को भी मैं सारा दिन थाने में बैठी थी। 10 दिसंबर को पूरा दिन मैं थाने में बैठी थी। शाम को मेरे से ये बोला गया कि आप 11 तारीख को आइएगा, आपको एफआईआर की कॉपी मिलेगी। आपका पति तो अब जेल चला गया, वो नहीं छूटेगा, तो आप डरो नहीं, आराम से जाओ, अपने बच्चे के साथ घर में रहो। शाम को मैं 6 बजे के लगभग घर पहुंची लखनऊ के, काम सारा समेटा, अपने बच्चे को थोड़ा बहुत खाना बना ही रही थी। वैसे ही मेरे दरवाजे पर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। रात में 8:45 बजे जब मैंने दरवाजे से दराज से झाँका तो मेरे नंदोई, उनके साथ एक आदमी और था, और रविशंकर, ये 3 जन रात में खड़े थे गेट के बाहर। जबकि मुझे पुलिस ने बोला था कि अभी रवि को छोड़ा नहीं जाएगा। उसके बावजूद उसके बाद 10 तारीख को रवि को फिर से पुलिस लेके गई अपने साथ। बाकी 2 लोगों को पुलिस वालों ने भगा दिया। ठीक है, 10 तारीख को पूरी रात रवि जेल में रहे। 11 तारीख को मैं गई, मेरे को ये बोला गया था आप आ जाइए, रविशंकर लिख के दे देंगे कि अब टॉर्चर नहीं करेंगे, जान से मारने की कोशिश नहीं करेंगे, आप अपने पति को ले जाइएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं 4 व्हीलर गाड़ी करके गई कि हाँ अगर रवि लिख देंगे भाई बात ही ख़त्म हो जाएगी, अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो, कि मैं कुछ नहीं करूँगा। पर रविशंकर ने मना कर दिया थाने में कि मैं नहीं लिख के दूँगा, कुछ भी हो जाए। अभी ये लिख के देने को नहीं तैयार है, क्योंकि ये मुझे जान से मारना चाहते हैं। अगर ये लिख देंगे तो इनके जो और है ना रवि के आगे पीछे वाले, चंदा के पति और मेरे जेठ, मेरे नंदोई लोग, नंदोई के दामाद, ये सब ना फंस जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं। 11 तारीख को, 10 तारीख को भी रवि, उसके बाद रविशंकर ने जब भी मुझे फिजिकली टॉर्चर किया है, मुझे और मेरे बच्चे को, तब मैंने पुलिस कंप्लेन की है, 1090 पे कॉल की है पुलिस से। कई बार तो ऐसा हुआ पुलिस आई भी नहीं है, मुझे थाने जाना पड़ा, पुलिस आई ही नहीं मेरे दरवाजे। और जब मैंने बोला कि पुलिस क्यों नहीं आई थी 1090 पे कॉल करके, तो उनको बोला गया था कि नहीं आपका पति तो भाग चुका है, आप उधर से रिपोर्ट लगाई गई, जबकि मेरे दरवाजे पे तो पुलिस आई ही नहीं थी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या है, मतलब पुलिस वालों को, और ये बोल रहे हैं कि तुम झूठी हो इसलिए तुम्हारी कंप्लेंट नहीं लिखी गई। तो पुलिस वालों को मेडिकल चेकअप कराने की क्या ज़रूरत थी? 10 दिसंबर को भी मेरा मेडिकल चेकअप हुआ था, और फरवरी में भी मेरा मेडिकल चेकअप हुआ था, बट मुझे ट्रीटमेंट नहीं दिलाया गया, ट्रीटमेंट दिलाया गया दोनों टाइम पे। मेरे को मेडिकल जो चेकअप होता है, मेडिकल कराया जाता है, जो चेकअप की कॉपी होती है वो मुझे नहीं दी गई, क्योंकि तुम आवा में लगा दोगी, ऐसा बोला गया। तो पुलिस वालों को ये कैसे पता कि तुम आवा में लगा दोगी डॉक्यूमेंट? आवा को प्रोसेस उनको पता ही नहीं था। ये तो एक फौजी बंदे को पता होता है कि अगर मैंने डॉक्यूमेंट आवा में लगा दिए तो रविशंकर फंस जाएंगे। इस वजह से मुझे मेडिकल के डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए, मेरे जो ट्रीटमेंट दिलाया गया, जो चेकअप कराया गया, उसका डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इंसान खुद समझदार होता है कि वो समझ जाए कि मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखी जा रही है, मैं गलत हूँ इसलिए मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही, या फिर ये चलता है इसलिए मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही है। ठीक है। और रविशंकर के अकाउंट से दिसंबर में 80,000 रुपये नगद निकाले गए। एक इंसान को 80,000 नगद की क्या ज़रूरत पड़ती, क्या किया था? तुम साबित कर दो कि तुमने ये जब पैसा यहाँ खर्चा किया था। रविशंकर हर बार मुझे मारने की एक पक्की प्लानिंग बनाते हैं और पैसा भर देते हैं जाकर के कि उनकी कंप्लेन लिखी ना जाए। नहीं तो रविशंकर के अकाउंट से जितना पैसा निकलता है, रविशंकर साबित कर सकते हैं कि नहीं मैंने ये चीज़ खरीदी, ये चीज़ खरीदी है, ये चीज़ खरीदी। हर एक इंसान से आप बिल मांगते हो, आपके पास बिल हैं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है? तो दुनिया भी समझदार है, उसे पता है कि नहीं क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है। मेरी रिपोर्ट इसलिए नहीं लिखी गई क्योंकि मेरे पति फौजी हैं, और मैं खुल के बोल रही हूँ, इसीलिए मैं सारी पोस्ट पे उसकी फ़ोटो लगाती हूँ, यूनिफॉर्म की फ़ोटो लगाती हूँ कि वर्दी में अगर इंसान है तो क्या जानवर बन जाएगा? बॉर्डर पे रह के देश की सुरक्षा करते हैं, घर में आके बीवी की और बच्चे की जान लेने के लिए कर रहे हैं। कौन है? मतलब कोई क्यों नहीं बोलता अब इस टाइम पे?
मैं थाने हो आई, महिला थाने हो आई, हर जगह तो हो आई। मुझे मेरे बच्चे को सेफ्टी चाहिए भाई। अब मैं सोशल मीडिया पे भी नहीं बोलूँगी तो कहाँ बोलूँगी फिर? मुझे मजबूर किया गया है यहाँ बोलने के लिए और रविशंकर की फ़ोटो लगाने के लिए। रविशंकर ने खुद बोला है कि फ़ोटो लगा दो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो किसी को कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। थैंक यू।